हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए और क्विज़ में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले देखेंगे गरियाबंद ज़िले को। गरियाबंद ज़िले में हम सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रयाग यानी कि राजिम को। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पुन्नी का मेला लगता है, यानी कि माघी पुन्नी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। साथ ही यहाँ पर महानदी, पैरी और सोंढू नदियों का संगम भी है। राजिम में पंचकोशी है, इसी वजह से इसे पंचकोशी भी कहा जाता है। पंचकोशी जो है वो 5 मंदिरों का कोष है, जो कमल के 5 पंखुड़ियों के समान 5 क्षेत्रों में विराजमान हैं। ये मंदिर हैं कुलेश्वर, चंपेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, फिंगेश्वर और पटेश्वर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष माघी पुन्नी के अवसर पर माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगता है। इसके अतिरिक्त राजिम में सोमेश्वर शिव मंदिर और लोमस ऋषि का आश्रम भी स्थित है। राजिम का जो मुख्य पर्यटन स्थल है और जो मुख्य धार्मिक केंद्र है वह राजीव लोचन मंदिर के कारण है, जिसका निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा 7वीं शताब्दी में कराया गया था। यह जो है वह एक विष्णु का मंदिर है और पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके बाद हम देखेंगे कुलेश्वर महादेव मंदिर को, जो कि एकदम महानदी, पैरी और सोंढू नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे फिंगेश्वर गढ़ को, जहाँ फणिकेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है और इसके साथ ही यहाँ पर मावली माता का भी मंदिर है। यहाँ के जो रामचंद्र मंदिर हैं, सीताबाड़ी है और राजीव लोचन मंदिर है, उसे केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। राजिम के बाद अगला ज़िला जो हम देखेंगे वह है कबीरधाम ज़िला, जिसे आप कवर्धा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम सबसे पहले भोरमदेव को देखेंगे। तो भोरमदेव में कबीरधाम का जो चौरा ग्राम है वहाँ पर फड़ी नागवंशी वंश का शासन था और यहाँ के जो राजा थे गोपाल देव, उन्होंने 1089 ईस्वी में नागर शैली में, जो चंदेल शैली होती है, नागर शैली के अंतर्गत चंदेल शैली होती है, इस शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे भोरमदेव मंदिर कहा जाता है। भोरमदेव मंदिर एक शिव का मंदिर है, जो कि यहाँ के एक आदिवासी देवता हैं भोरमदेव, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यहाँ के जो मंदिरों की कलाकृति है, जो शैली है, वह खजुराहो की मूर्तियों से मिलती जुलती है। इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि इस मंदिर की विशिष्ट शैली खजुराहो से मिलती जुलती है। इसके बाद हम मड़वा महल को देखेंगे। मड़वा महल की जो स्थापना है वह फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र के देव के द्वारा 1349 में कराया गया था और मड़वा महल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह शादी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे दुल्हा देव भी कहा जाता है। इस मंदिर की जो संरचना है वह 2 भागों में विभाजित है, एक है मंडप और दूसरा है गर्भगृह। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण विवाह को संपन्न कराने के लिए ही किया गया था। कबीरधाम में एक महल है जिसके मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़कर हम देखते हैं छेरकी महल या छेरका महल को। छेरका से तात्पर्य है बकरी, छत्तीसगढ़ी में बकरी को छेरका कहा जाता है। ठीक है, यह भी एक शिव का मंदिर है और इसके आसपास बकरी की गंध आने के कारण इसे छेरका महल कहा गया है। भोरमदेव में प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव का आयोजन होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ की संस्कृति को इस महोत्सव के द्वारा बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद अगला जो स्थल है वह है पचराही। पचराही एक पुरातात्विक स्थल है जिसे फड़ी नागवंशियों का गढ़ कहा जाता है और फड़ी नागवंशी राजाओं के देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सोने चांदी के सिक्के, ये सभी पचराही से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला स्थान हम देखेंगे जो एक पुरातात्विक और धार्मिक दोनों स्थल है और यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल के रूप में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ और सिक्के मिले हैं।
इसके बाद हम अगला रायपुर ज़िले को देखेंगे। रायपुर ज़िले में हम सबसे पहले आरंग स्थल को देखेंगे, जहाँ पर भांडल देव का मंदिर प्राप्त हुआ है। भांडल देव एक जैन तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म से संबंधित स्थल है। और यहाँ का जो भांडल देव मंदिर है, वहाँ से नेमिनाथ, अजीतनाथ और श्रेयांश, ये तीनों ही जैन तीर्थंकर थे, इनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। भांडल देव का जो मंदिर है उसे केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद हम मुख्य रायपुर शहर में देखेंगे तो यहाँ पर खारून नदी के तट पर हटकेश्वर शिव मंदिर स्थित है। और खारून नदी के तट पर ही सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 2 स्थानों पर किया गया था। सबसे पहले किया गया है राजिम में और दूसरा किया गया है रायपुर के खारून तट पर। ठीक है। इसके बाद रायपुर का एक अन्य स्थल है चंपारण्य। चंपारण्य को लेकर यह मत है कि यहाँ पर वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। विभिन्न राज्यों के इतिहासकारों के द्वारा वहाँ की संस्कृति को समृद्ध करने के लिए विभिन्न किंवदंतियाँ और मान्यताएं होती हैं। उसी के अंतर्गत वल्लभाचार्य की जो जन्मस्थली है उसे छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में माना गया है। अब हम आगे देखेंगे चंद्रखुरी को। चंद्रखुरी में श्री राम की माता कौशल्या का मंदिर है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे कि कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है और यहाँ से राम वन गमन पथ का प्रारंभ भी हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 संग्रहालय हैं। महंत घासीदास संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1875 में रायपुर में की गई थी, और एक अन्य संग्रहालय है महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, जिसकी स्थापना 1953 में रायपुर में की गई थी। इसके बाद हम एक पुस्तकालय को देख लेते हैं जिसका नाम है आनंद समाज पुस्तकालय और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके अलावा रायपुर में और क्या क्या है, तो नंदनवन रायपुर में स्थित एक चिड़ियाघर है और सेवा आश्रम, एक सेवा आश्रम है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम, जिसकी स्थापना 1958 में स्वामी आत्मानंद के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूधाधारी मठ नामक एक मंदिर है जिसे बलभद्र दास द्वारा स्थापित किया गया था, एवं एक आश्रम भी प्रसिद्ध है जिसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे मुंगेली ज़िला को। तो मुंगेली ज़िले का जो मदकू द्वीप है वह मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है और यह मदकू द्वीप ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ईसाइयों का मेला भी लगता है। इसके बाद हम अचानक मार्ग को देखेंगे जो एक बायोस्फीयर भी है और एक अभयारण्य भी है। यहाँ के अभयारण्य और जंगलों की विशेषता यह है कि यहाँ पर दुर्लभ माउस डियर पाया जाता है। इसके बाद हम लोरमी जो विकासखंड है, तहसील है, वहाँ हम खुड़िया बांध को देखेंगे जिसे राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इसके अलावा एक अन्य स्थान है श्वेत गंगा, जहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर और श्वेत गंगा कुंड की प्राप्ति हुई है। इसके बाद हम अगला ज़िला देखेंगे बेमेतरा ज़िला। बेमेतरा ज़िला में जो नवागढ़ स्थान है वहाँ पर प्राचीन किलों की प्राप्ति हुई है और जिनमें जो तारीख है वह 704 ईस्वी उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त नवागढ़ में खेड़ापति के प्राचीन मंदिर की प्राप्ति भी हुई है। इसके बाद बेमेतरा में अगला स्थान है बूचीपुर, जो कि एक धार्मिक स्थल और पुरातात्विक स्थल दोनों है और यहाँ पर महामाया मंदिर स्थित है। इसके बाद है देवर बीजा। यहाँ पर जो सती स्तंभ है और सीता देवी मंदिर दोनों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। अब हम आगे देखते हैं दुर्ग जिला को। तो दुर्ग जिला का जो नगपुरा है वहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। इसके बाद अगला स्थान है देवबलौदा, जहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है। यह महत्वपूर्ण स्थल है, इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव मंदिर है जो कि देवबलौदा में है और धमधा का शिव मंदिर दोनों को ही केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, शिव मंदिर धमधा और शिव मंदिर देवबलौदा दोनों ही सूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आप भिलाई में स्थित मैत्री बाग को जानते होंगे, जिसे भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के समय रूस की सहायता से दोनों की मित्रता के प्रतीक स्वरूप में इस बाग का निर्माण किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे धमतरी ज़िले को।
धमतरी ज़िले में एक धमतरी किला है और साथ ही बिलाई माता का मंदिर है और रामचंद्र मंदिर भी धमतरी में स्थित है। इसके बाद दूसरा स्थान है सिहावा। तो सिहावा के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है और यहाँ पर कर्णेश्वर शिव का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर सप्त ऋषि आश्रम है और श्रृंगी ऋषि आश्रम भी स्थित है। श्रृंगी ऋषि आश्रम की स्थिति के कारण यहाँ पर श्रृंगी ऋषि मेला भी लगता है। इसके बाद धमतरी में 2 अन्य स्थान हैं जो हैं देवपुर और गंगरेल बांध। देवपुर जो है वह डोंगेश्वर घाट के लिए प्रसिद्ध है और गंगरेल बांध महानदी पर स्थित बांध की वजह से प्रसिद्ध है, जिससे भिलाई स्टील प्लांट को पानी की आपूर्ति की जाती है और साथ ही यहाँ विद्युत का भी उत्पादन होता है, जहाँ पर 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं, यानी कि कुल 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।